अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि लास्ट वीक के अंदर चाइना वापस ओपन हुआ है और सब आप लोगों को पता है कि कदर मार्केट जो है वो ऊपर गई थी चाइनीज़ हॉलीडेज़ शुरू होने से पहले। फिर जब चाइनीज़ हॉलीडेज़ ख़त्म हुई हैं, लास्ट वीडियो जब थी मेरी, तो उस टाइम पर चाइना ओपन हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता और बड़े हाई लेवल के ऊपर जो है वापस ओपन हुआ था और एक नेचुरल एडजस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड थी, जो कि हुई है लास्ट वीक के अंदर। फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रही है, प्राइसेस नीचे जा रही थी, फिर उसके बाद रिबाउंड कर रही थी। अब खैर एट दी एंड मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा लगता है कि जो एक नेचुरल इफेक्ट आना था नॉर्मलाइज होने का प्राइसेस का, वो आ चुका है और प्राइसेस वापस स्टेबिलिटी की तरफ आ चुकी हैं। फ्लक्चुएशन आहिस्ता आहिस्ता होपफुली हम लोग कम देखेंगे। उसका नई फैक्टर ये भी था कि चाइनीज स्टिमुलस फर्दर जो है वो आना था। चाइनीज गवर्नमेंट वादा कर रही थी कि हम लोग स्टिमुलस देंगे और रियल एस्टेट सेक्टर को फर्दर सपोर्ट करते रहेंगे। इस हफ्ते की अगर बात करें तो सबसे पहले तो फ्यूचर्स की बात करते हैं कि वीक ऑन वीक फ्यूचर्स के अंदर जो कि कमी आई जब ओपन हुआ चाइना, उसके बाद जो कमी आई है वो तकरीबन डी बार के अंदर 4% कमी आई है। 3.3% जो है वो हॉट रोल में आई है। कोकिंग कोल तकरीबन 4.59% डाउन गया, जबकि आयरन ओर 3.63% डाउन गया। ये मैं बताता चलूँगी, ये जो एडजस्टमेंट है वो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट एक करेक्शन है बेसिकली। अब जब इस हफ्ते मार्केट खुली है तो दोबारा से फ्यूचर्स ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब एक जो है वो मेंटेन हो रहा है लेवल इसका। आयरन ओर की अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करूं तो वो भी $3 नीचे था लास्ट वीक के अंदर, 107 पे स्टेबल हो गया है। कोकिंग कोल $209 के ऊपर है, जो कि $1 ऊपर गया है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो एक फ्लक्चुएशन है उसकी हम देखेंगे कि होपफुली एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइसेस अब इतनी फ्लक्चुएट नहीं करेंगी और यहीं पे इसके आसपास ही $2-4 ऊपर नीचे मूव करेंगी और बेहतर यही होगा कि स्टेबिलिटी आ जाए इन प्राइसेस के अंदर। अगर बिलेट्स की बात करें तो वो भी ओपनिंग के बाद तकरीबन $15-20 के करीब चाइना की डाउनवर्ड एडजस्टमेंट हुई है बिलेट्स के अंदर। HRC की जो प्राइसेस है वो जो 570 के करीब आ रही थी वो 540 से 550 के दरमियान आ गई हैं। वो भी एक डाउनवर्ड करेक्ट होकर एडजस्ट हो गया है। उसकी एक मिसाल ये है कि अभी 540 के लगभग जो है वो लास्ट वीक के अंदर ऑफर्स मौसूल हो रही थी, जो कि इस हफ्ते अभी दोबारा से जैसी ओपनिंग हुई है तो $10 बढ़ाकर $550 के ऊपर वापस मांगना शुरू हो गए। विच मीन्स कि जो डाउन साइड है फर्दर वो भी ऐसी सच नज़र नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं है सेलर्स के एंड से। सब अब कॉशियस होकर काम कर रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग कम हो गई है अभी इस वक्त। अब जो एक बैलेंस आना था सप्लाई का और डिमांड का वो भी वापस मेंटेन होता नज़र आ रहा है। तो होपफुली चीज़ें अब मोर और लेस स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक की फोरकास्ट ये है कि जो चाइना की ग्रोथ थी जो कि 4.8% पर ईयर थी, वो 4.3% पर ईयर रहेगी नेक्स्ट ईयर के अंदर 2025 के अंदर। इसको देखना है कि अगर वो यहाँ पर भी रहती है तो उसके बाद अगर यहाँ पर भी मेंटेन हो जाए तो वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल ही होगा, क्योंकि उससे पहले बातें काफ़ी नीचे की हो रही थी कि चाइना की जो ग्रोथ है वो बड़ी बैडली इम्पैक्ट हुई है और बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है वो नीचे जाएंगी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा कम रहेगी। बट इन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तो उस तरह के हालात नज़र नहीं आ रहे। बाकी की फॉर ईस्ट मार्केट ने भी असर लिया इसका। फौरी तौर पर ताइवान ने, वियतनाम ने, दोनों जगहों पर स्क्रैप की प्राइस $5 से $10 बढ़ गई है। ताइवान ने $6-7 अपना रीबार की प्राइसेस में भी बढ़ाया है। वियतनाम के अंदर भी जो प्राइसेस इंपोर्ट की आ रही थी HRC की, उसके अंदर $30 का इजाफा हो चुका है अभी लास्ट वीक के अंदर। सबसे ज़्यादा जो एक्टिवली कमोडिटी ट्रेड हुई है वो स्लैब्स हैं। पूरे फॉर ईस्ट के अंदर डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी स्लैब्स की और कुछ जापान ने भी 30,000 टन के आसपास स्लैब जो है सेल की है। स्लैब्स की प्राइसेस के अंदर अगर बात करो $30 का इजाफा हुआ है वीक ऑन वीक और अभी भी डिमांड वहाँ पे बरकरार है। और स्लैब्स खाली जो है जापान ने नहीं दी बल्कि बाकी कंट्रीज़ ने भी अच्छी डिमांड रही है। इवन ईरान से भी स्लैब्स का काम अच्छा हुआ है फॉर ईस्ट के लिए। टर्की की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी उन्होंने अनाउंस कर दी है, क्योंकि काफ़ी सारा फ्लैट प्रोडक्ट जो है वो HRC, CRC और गैल्वनाइज सब चीज़ें आ रही थी। चाइना से भी आ रही थी, डिफरेंट जगहों से टर्की के अंदर इंपोर्ट हो रही थी, इंडिया से भी आ रही थी। तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है, अनाउंस कर दी है। चाइना से जो माल आएंगे वो मिल टू मिल वेरी करेगा कि क्या ड्यूटी है उसके ऊपर। तकरीबन 15 से लेकर 43% के आसपास ड्यूटी लगी है उसके ऊपर। अगर इंडिया, जापान और रशिया की बात करें तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज लगाई हैं तकरीबन 6 से 9% के आसपास लगाई हैं, जिसकी वजह से होपफुली वहाँ की जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है, जो मिल्स हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, स्क्रैप को इंपोर्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए या लोकल कंजम्पशन के लिए। तो जो उनका कंपटीशन डंपिंग करने वाले कंट्रीज से था वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता नज़र आएगा हमें, जो कि उनकी अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद है और होपफुली वो स्क्रैप की मार्केट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुशाइंद खबर है ये। और अगर स्क्रैप प्राइसेस की बात करूँ टर्की के अंदर तो वो तकरीबन स्टेबल रही। अर्ली लास्ट वीक के अंदर तो मार्केट जो स्टेबल थी, बट बाय द एंड ऑफ द वीक तकरीबन $3 की कमी आई उसके अंदर। और जो प्राइसेस सुनने में आ रहे थे वो 381 से 385 सुनने में आ रहे थे HMS के US से, और शेड के जो प्राइस सुनने में आए वो $405 के आसपास नज़र आए। जो रीबार्स की मार्केट थी उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था, $10 बढ़ी है और तकरीबन $620 FOB के ऊपर भी काम हो रहा है। विच मीन्स के जो मार्जिन से टर्किश मिल्स के
थे वो अभी भी सस्टेन कर रहे हैं और बल्कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, और एक डिमांड और सप्लाई का अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। और एक और खबर टर्की के हवाले से कि CRC के एक्सपोर्ट्स जो है वो इस साल काफ़ी ज़्यादा हुई है, 64% का इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो कि बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है टर्किश मार्केट के लिए। अगर रशिया और ईरान की बात करें तो रशिया में भी HRC के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आया है, कुछ पॉजिटिविटी है और प्राइसेस को वो थोड़ा सा पुश अप कर रहे हैं। स्क्रैप की सप्लाई शॉर्ट है और कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से स्क्रैप एक्सपोर्ट ना हो सके बल्कि अपनी मेटलर्जी के लिए यूज़ करें, क्योंकि रशिया को इवन काजाकिस्तान से अपना स्क्रैप इंपोर्ट भी करना पड़ा है, तो उसके बारे में उनकी मिनिस्ट्री से कुछ डिस्कशंस चल रही हैं और होपफुली वो स्क्रैप को अभी भी रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, जैसे कि पहले भी हमें पता है कि रिस्ट्रिक्टेड है और बड़ी हैवी किस्म की ड्यूटीज़ हैं स्क्रैप के एक्सपोर्ट्स के ऊपर रशिया से, तो वो भी मेंटेन होगा। ईरान की अगर बिलेट्स की बात करें तो वो भी $9 के करीब इंक्रीज़ हुआ है और अब जो प्राइस आ रही है वो तकरीबन 463 के आसपास आ रही है FOB, विच मीन्स के चाइना का जो बढ़ना है वो तमाम के तमाम सेक्टर्स को आप देख रहे हैं कि इम्पैक्ट कर रहा है और प्राइसेस को थोड़ा सा वापस रिवाइव करा रहा है। और यही चीज़ हमें चाइना से बेसिकली पॉजिटिविटी चाहिए थी ताकि बाकी सेक्टर्स परफॉर्म कर सकें सही से। जो ईरान की मैंने बात की थी, यहाँ से भी जो वहाँ की एक बड़ी मिल है उसने 40,000 टन के आसपास स्लैब्स जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं अच्छे प्राइस के ऊपर, और होपफुली अभी भी फर्दर भी डिमांड रहेगी। यूरोप की बात करें तो वहाँ पर लॉन्ग्स प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी प्राइसेस अच्छी नहीं है। पोलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर कोई खास उसके अंदर हम लोगों को बेहतरी नज़र नहीं आई और स्लगिश मार्केट है, रियल एस्टेट सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। आगे विंटर सीजन भी है तो उसके भी इश्यूज रहेंगे, तो फिनिश के हवाले से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। और स्क्रैप की भी जो कंजम्पशन है वो भी ऐसा रिड्यूस हो रही है। टर्की ने भी प्राइसेस गिरा दिए हैं थोड़े से, $3 के आसपास टर्की में कम हुए, उसका इम्पैक्ट है डॉक्स प्राइसेस के ऊपर। फिर कंट्रीवाइज मार्केट इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ पर भी कोई इतना ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही है अभी, जिसकी वजह से एक डिप्रेशन थ्रू आउट यूरोप जो है वो नज़र आ रहा है और कोई ख़ास प्राइस बढ़ने की कोई बात नहीं हो रही। और अब इस वक्त पोजीशन ये बन गई है कि जो यार्ड्स हैं उनके पास जो स्टॉक्स आ रहे थे अब उनको लिक्विडेट करने हैं और किसी न किसी तरीके से अपने किसी भी प्राइस के ऊपर उनको बेचना होगा माल, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर हमें प्राइसेस के अंदर नजर आए। USA की अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वो पॉजिटिव रही है लास्ट वीक के अंदर और सौदे भी होते रहे हैं। डोमेस्टिक मिल्स जो है वो माल खरीदने की तरफ बढ़ती रही हैं और स्क्रैप यार्ड्स जो हैं वो अपनी प्राइसेस डिक्टेट करते रहे हैं और अभी फिलहाल सिनेरियो USA से ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इसी तरह चलेगा। टर्की को देखते हैं, अभी टर्की ने भी काफ़ी सारी बुकिंग कर ली हैं, तो US के जो सेलर्स हैं उनका मोस्टली नवंबर जो है वो बुकड है ऑलरेडी, दिसंबर की बातें कर रहे हैं अभी, तो नवंबर बुक होने की वजह से अब उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा नहीं अपना जो स्क्रैप है उसको सेल करने के लिए। तो होपफुली मार्केट एक टाइट साइकिल के अंदर ही चलती रहेगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट अच्छा आया चाइना की पॉजिटिविटी का। HRC की प्राइसेस उनकी सुनने में आ रहा है कि प्राइसेस बढ़ाने की तरफ बात हो रही है और सेल्स भी स्टेबल है और स्टैगनेंट है अभी एज ऑफ नाउ। कोई प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है, बट सेमी फिनिश और फिनिश के अंदर इंडिया के अंदर अच्छा रुझान रहा है। लास्ट वीक के अंदर काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट था। अभी आगे अब इशू ये है कि इंडिया के अंदर फेस्टिव सीजन आ रहा है और उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन आए अभी हफ्ते 10 दिन के बाद, बट जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं पूरी दुनिया के सेंटिमेंट्स को देखते हुए इंडिया के अंदर भी एक पॉजिटिविटी है। बट स्क्रैप की प्राइसेस उन्होंने $5 के करीब गिराई हैं, पहले बढ़ाई थी फिर उसके $5 कम हुआ है फिलहाल असेसमेंट के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी रीस्टॉकिंग ऑलरेडी बायर्स ने कर ली है। अब वो फिर से कोशिश करना चाहते हैं कि प्राइसेस को थोड़ा सा एक सही रेंज के अंदर रखा जाए ताकि उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सस्टेन कर सके किसी तरीके से। इसके अलावा जो यूरोप की जो प्राइसेस आ रही हैं वहाँ पर 395 से 400 के आसपास शेडेड की आ रही हैं और कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड हैं उस रेट के ऊपर काम करने के लिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी स्लगिश मार्केट रही लास्ट वीक के अंदर, कोई ख़ास काम नहीं हो सका, डील्स नहीं हो रही थी क्योंकि मेजर रीज़न उसकी यही थी कि आपके रीबार्स जितने भी फिनिश्ड आइटम्स हैं और सेमी फिनिश्ड आइटम्स हैं, चाहे बाला है चाहे बिलेट है, सबके प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड करेक्शन के अंदर थे। अब सुनने में आ रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस लाई जा रही हैं टैक्सेशन के हवाले से और लोकल इन्वॉइसेस के हवाले से। अगर वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से हो सकता है कि इंपोर्ट के अंदर एक दफ़ा दोबारा से न्यू किस्म की एक जान पड़े और फिर से दोबारा रीस्टॉकिंग की तरफ आएँ। बट टाइमिंग ऐसा नज़र आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द मिल्स जो कि अभी इस वक्त इंपोर्ट के ऊपर हैं उनके स्टॉक्स जो हैं वो रीज़नेबल लेवल के ऊपर हैं, बुकिंग उनकी हुई भी हैं और इन ट्रांजिट कार्गोज हैं उनके पास, तो होपफुली उनको इस साल के अंदर कोई ख़ास ज़्यादा माल लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जो बाकी मिल्स हैं, छोटी मिल्स जो कि रेगुलरली इंपोर्ट नहीं कर रही थी, उनकी तरफ से डिमांड थोड़ी थोड़ी आती रहेगी और कुछ ना कुछ काम होता रहेगा, बट किसी किस्म की बुलिशनेस और एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आई। इस हफ्ते के अंदर भी लिक्विडिटी के इशूज़ रह सकते हैं क्योंकि बिल्स अभी आएंगे, यूटिलिटी बिल्स भी होंगे और उसका एक प्रेशर होगा जिसकी वजह से बाले पे प्रेशर आता है फ़ौरन, तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के अंदर कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी, बट एक जनरल मार्केट मूव करेगी अपने हिसाब से। अगर प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 405 की प्राइसेस आ रही थी मोस्टली, कुछ 410 की भी ऑफर्स आ रही थी, बट कस्टमर्स का इंटरेस्ट नहीं था और कस्टमर्स 400, 402, 3 के आसपास
बिड करना चाह रहे थे, लेकिन कोई ख़ास सुनने में नहीं आया कि कोई काम हुआ हो। रीबार की मूवमेंट अभी देखा जाएगा कि इस हफ्ते के अंदर क्या रहती है और कोई बेहतरी आती है या नहीं आती सेल्स के अंदर, बट ओवरऑल ऑप्टिमिज्म है, मूड्स पॉजिटिव हैं। होपफुली गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन लेगी और कोई स्पेंडिंग करेगी तो फिर हालात को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। अभी इसका सबसे बड़ा मेजर चैलेंज पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का बेसिकली फ्रेट्स हैं और कंटेनराइज मार्केट की जो कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी है, वेसल्स की स्पेसेस हैं। जब से ये इशू हुआ था रेड सी वाला, जब से इशू चल रहा है और लंबे रूट से आना पड़ रहा है, उसकी वजह से फ्रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, अवेलेबिलिटी भी नहीं हो रही है। यूएस की जो स्ट्राइक थी उसकी वजह से बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि कंटेनराइज मार्केट को बहुत बुरे तरीके से डिप्रेस कर रहे हैं और काम की वजह से नहीं हो पा रहा। जब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती तो हो सकता है कि उस वक्त तक हम लोग टर्की के साथ कम्पीट ठीक से ना कर सकें। अभी के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।